नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान देश भर के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री रोहतक के अजयब गांव के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत केंद्र की योजनाओं के विषय पर प्रधानमंत्री ने सीधा जनता से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मजबूत आदमी है, हर वक्त पात्र लाभार्थियों के हक के लिए लगे रहते हैं। राम प्रधानमंत्री जी। राम राम साहब। सर मेरे जैसे छोटे से क्या काम करते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है। सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा। हाँ। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। KCC का भी होता है ना, बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे एक गांव से पता चला, जब मुझे किसी ने, हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा मिलता है क्या? तो गांव के लोगों ने कहा, वो 2-4 परिवार ने, नहीं हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा बैंक की बुक ले आएगी। तो बैंक की बुक लाए, उन्होंने दिखाया, देखिए ये पैसा कहां से जमा हुआ है। तो बोले ये तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है। तो आपको तो पता है ना? यस सर, मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ जाता है। और गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है, कहां से आता है? बिल्कुल पता है सर। संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड है, राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, हमें समय पर राशन मिल जाता है। नहीं आता, समय पर मिल जाता है? बिल्कुल समय पर मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है? वो बिल्कुल बंद हो गया सर, बिल्कुल। हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, करिए सर। हरियाणा में भी। हाँ जी सर। अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी। हमारे गांव में आई है, जब ढोल नगाड़ों के साथ मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे लेकर आए सर इसको। चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में विभाग की तरफ से विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि आपकी पार्टी की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकी के चलते मेरा जमीर मुझे आपके साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। मेरा अपने देश के संविधान पर हमेशा भरोसा रहा है। मैं देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करता रहूंगा। बीजेपी की संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव बल्की पहुंची और इस यात्रा में कुरुक्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के जनता के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वाहन कर गांव में पहुंच रहा है, जिसका लाभ जनता उठा रही है। इसी के साथ उन्होंने अशोक तंवर के आप से इस्तीफे पर भी बयान दिया। सैनी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई पार्टी में आता है तो उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में मोदी की गारंटी की वैन जी ये घूम रही है
स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को रिव्यू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस यात्रा के बीच में लोगों से संवाद करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा डायरेक्ट देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर संवाद किया है। मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने 2014 में एक बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और वो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं। नहीं, मैं ये भी देखता था कि सरकार नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और मैं ये अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको 100% पूरा किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की ये मोदी की गारंटी की वैन गांव गांव के अंदर जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके, कोई व्यक्ति सरकार की योजना से ना छूटे, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये। अशोक तंवर के इस्तीफे पर सिरसा सांसद सुनिधा दुग्गल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। वे आम आदमी पार्टी में रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और इसमें जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है। और मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि हमारे आदरणीय जो प्रभारी जी हैं वो तो सभी कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं टोटल काउंट करूं तो अब तक शायद हो सकता है कि कोई 40-50 बार उनसे मैं मिल चुकी होंगी। तो ऐसे उसमें जो है, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक मुझे भी अजीबोगरीब लगा कि अगर हम संगठन मंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से एक सांसद होने के नाते हम मिलेंगे अगर, तो क्या उसका जो है कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब निकाला जाएगा। और जहां तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अशोक तंवर कांग्रेस से परेशान होकर ही आम आदमी पार्टी में गए थे और अब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही आपस में मिल गए हैं तो वह पार्टी छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि वैसे भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जो जितना जल्दी छोड़ जाए उतना ही अच्छा है। एक ऐसा पर्व है कि जो शायद जीवन काल में एक बार ही देखने का मौका इस पीढ़ी को मिला है। बहुत सारी पीढ़ी तो ऐसे चूक गई, क्योंकि 500 साल की एक लड़ाई चली है। 1528 से 2024 आ गया। पूरा देश सेलिब्रेशन में है। गांव-गांव में यात्राएं निकल रही हैं, मंदिरों की सफाई हो रही है, संकीर्तन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। पूरा देश आह्लादित है, उल्लासित है और इस पर्व में हम सब सहभागी हैं। आज सुबह गोपनिया में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, शिव मंदिर में। अभी दादा सतन सर में शामिल हैं, कल दादा लाडूवाड़ा में भी रहेंगे और पाटोदा के देवी मंदिर में भी जो है स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। तो हमने भी अपने हर मंडल में जो है एक देवस्थान पर जो है पहुंचकर इसमें हिस्सा लेने का जो है वो कार्यक्रम बनाए हैं और वेट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 4 दिन रह गए, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू है कि वो समय कब आए, सब अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कल 7 घंटे ईडी की जो पूछताछ हुई है, किस तरह देखते हैं घोटाले को? देखिए, बहुत पहले से मुझे लगता है कि इसकी FIR वगैरह हुई थी, जांच हो रही थी, कानून अपना काम कर रहा है। CPM के एक नेता हैं PK बिजू, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जो है हम टीवी बंद करने का आह्वान करते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस बयान? देखिए, ऐसा है कि उनके छोटे मन से तो राम रुक नहीं सकते।
राम अब घट घट के वासी हैं। अब हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। वो रोकना चाहेंगे तो भी रोक नहीं पाएंगे। पूरा केरल उसको देख ही लेगा, पूरा देश उसमें जुड़ा ही रहेगा। ऐसी दुर्भावनापूर्ण जो बातें आती हैं उससे उन्हीं का ही छोटा मन अभिव्यक्त होता है। अशोक तंवर हैं, एक बड़े नेता हैं, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, ये कहकर कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अलायंस हुआ है उसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। देखिए, ठीक, वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस से ही पीड़ित होकर बाहर आए थे और अब कांग्रेस वहीं जा रही है तो दोनों मिल रहे हैं। आप और वो, वैसे तो आपका कोई भविष्य भी नहीं है हरियाणा में, सभी नेता छोड़ कर ही आ रहे हैं। भविष्य मैं तो बार बार कहता हूं कि आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खोलेगा और इसलिए जो जल्दी जितनी छोड़ जाए उतना अच्छा है। एक आखिरी सवाल है, लगातार जो तिकड़ी है, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, वो लगातार यात्रा कर रही है, दूसरा दिन है। दूसरी तरफ एनी के प्रभारी ये कह रहे हैं कि इस यात्रा में कांग्रेस का कोई नाम नहीं है। देखिए, ये तो जाने माने कांग्रेसी हैं, अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे मुझे मालूम नहीं है। सब जानते हैं कि ये कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, इसलिए इसमें से तो एक ही बात है कि भी कांग्रेस की जो एकता है वो अभी भी नहीं है। हरियाणा की क्या भागीदारी रहेगी राम मंदिर के लिए? देखिए, भागीदारी तो उस समय भी जबरदस्त थी जब आंदोलन चला था। मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिनको अयोध्या कार सेवा में जाने का मौका मिला और अब पूरा हरियाणा एक तरह से मैं कहूँगा कि इस आयोजन के होने की प्रतीक्षा में जुटा हुआ है और पूरा का पूरा प्रदेश एक तरह से भावपूर्ण है। ये एक भाव यात्रा है जो कि हर एक के हृदय में चली हुई है। ठीक। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर कोई भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के मंदिरों, धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन श्री खेड़ा मंदिर, जगाधरी और श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच भी भगवान श्री राम के जय घोष के साथ कैबिनेट मंत्री और सभी ने उत्साह और जोश के साथ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी श्रद्धा है मंदिरों के प्रति, हमारे देवालयों के प्रति, उनमें सभी लोग राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा रही तो उस विचार की भी प्राण प्रतिष्ठा होने लग रही कि उस विचार को और मजबूत करें। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हम अपने मंदिरों में जाएं, वहाँ सफाई करें और सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। मैं समझता हूँ तभी उसका लाभ है। जितना बड़ा एक आंदोलन चला और इस आंदोलन में इतनी सहभागिता रही, इतने लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान भी दिए, तो उसका ये है कि केवल एक मंदिर नहीं, केवल अयोध्या के ही राम मंदिर नहीं, बल्कि सारे मंदिरों की भी हम उसी प्रकार से चिंता करें। और हमारे व्यवहार में अक्सर ये रहता है कि हम जो बड़े ही पॉपुलर स्थान है, जैसे जहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे दूसरे और इस प्रकार, हम वहां तो जाते हैं, लेकिन कई बार फिर जो हमारे पड़ोस का है वहां हम नहीं जाते। तो हमें वहां भी जाना और वहां की भी चिंता करना, तो केवल वहीं की नहीं, वहां तो बहुत लोग हैं, चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, कमेटियां भी बहुत हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस के भी जो हैं उनकी भी हम चिंता करें। तो उसके लिए मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का आह्वान किया कि हम अपने मंदिर में जाएं, वहाँ की साफ सफाई करें, उसको भी सुंदर लगे और वहाँ अक्सर जाते रहना चाहिए हमें। तो ये तो हमारी संस्कृति का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। अंबाला में कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक बनवारी लाल की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान 15 शिकायत उनके सामने रखी गई, जिनमें से 11 का निपटारा किया गया और 4 को पेंडिंग रखा गया है। वहीं डीआरओ की ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद सरकार को इस संबंध में लिख दिया गया है और निगम अधिकारी को काम कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान सीएमओ पर महिला ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला ने मंत्री को सीएमओ द्वारा गुमराह बनाने की बात कही। वहीं नगर निगम समेत कई विभाग के अधिकारियों को काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कृष्ण निवारण समिति के सदस्यों द्वारा रखी गई मांगों पर उन्होंने निगम की काम करने के निर्देश दिए और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
आज टोटल 15 कंप्लेंट्स थी, जिनमें से 11 को डिस्पोज ऑफ किया और 4 को पेंडिंग रखा है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। मीरा ने भी कैमरों पर आरोप लगाए। देखो, उसकी इंक्वायरी होगी है, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कर ली है, 2 बार इंक्वायरी कर ली है और उसको चार्जशीट कर दिया है। डिपार्टमेंट जो कर सकता है वो कार्रवाई कर दी है। डीओ की काफी कंप्लेंट्स डीआरओ की डीआरओ की कंप्लेंट्स आ रही, उसको हमने पिछली मीटिंग में भी लिखा था और दोबारा से हम सरकार को लिखे खिलाफ कार्रवाई कर। लोगों का आरोप है कि उनका ट्रांसफर हो चुका था, नोटिस निकाले थे ट्रांसफर। किसका? लोगों ने आरोप लगाया है कि डीआरओ का ट्रांसफर के नोटिस निकल गए थे पर अभी तक ट्रांसफर नहीं, सरकार की तरफ से नोटिस आने के बाद तो ट्रांसफर हो ही जाता है, ऊपर से ट्रांसफर नहीं हुई होगी। हमने लिखा था सरकार को ट्रांसफर करने, दोबारा से इसकी ट्रांसफर के लिए लिखेंगे। मैडम को मैंने कहा है दोबारा से। सर, पंचायत की जमीन को लेकर भी सर एक मुद्दा आया पंचायत का डिस्प्यूट आपस में क्या है कि सरपंच ने लिख के दिया है कि भाई दूसरी जगह बना लो, एक जो संस्था वो कहती है वही बनाएंगे, तो डिस्प्यूट है, उसके लिए इंक्वायरी एसडीएम के अंदर की है और एक जो हमारा ग्रीवेंसेस कमेटी का जो मेंबर है उसको भी उसमें लगाया ताकि उसका क्लियर आ जाए। नहीं है, मुख्यमंत्री ने भी पहल की थी और आपने भी निर्देश दिए थे पिछली बैठकों में, उसके बाद गाड़ी उतर गई थी, लेकिन सभी अधिकारियों ने बहुरंगी बत्ती लगाई हुई है प्रदेश भर में। देखो, ऐसा है, अगर कोई आपके पास तो ऐसा है तो उसका मेरे पास कुछ भेजे, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, नगर निगम में काम न करने के आरोप करते हैं, टेंडर नहीं निभाने के आरोप हो रहा है, आज नगर निगम को आज हमने दिया आदेश, मैडम को एडीसी को कहा है कि इनके बुला करके इस पर कार्रवाई करें, क्यों नहीं लगाएगा, क्या दिक्कत है, उस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। झज्जर जिले के गांव महाराना में रात की ड्यूटी दे रहे कर्मचारी का बंद कमरे में दम घुटने से मौत होने का मामला सामने आया है। कर्मचारी कमरे के अंदर हीटर चलाकर सो गया और रात को बिस्तर में अचानक आग लग गई। आग लगने से कर्मचारी का दम घुट गया। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी ने बताया कि सुबह 7 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि बंद कमरे में दम घुटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रमेश सनोप लायक राम, ये सोची गांव से था और कौशल रोजगार के तहत सोची डिग्गी पर चौकीदार लगा हुआ था। जो ये रात को हीटर जला कर सो गया। वहीं जो एक साथ में 4 पाई डल दी थी, उस 4 पाई में बिस्तर पड़े थे, उसमें आग लगी। रात को इसको पता नहीं चला, धुएं के कारण दम घुटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके लड़के ने बयान दिया है, उस पर कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम करा दें। हाँ, पोस्टमार्टम करा देंगे तो कार्रवाई करेंगे। ठीक। गुरुग्राम की साइबर सिटी में ठगों का जाल पनप रहा है। ये जगह अब साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बनकर उभरा है। यहां एक साल में साइबर ठगी के करीब 32,000 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस की मदद से 25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है और 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मगर अभी भी करीब 7,000 मामले लंबित चल रहे हैं और साइबर ठगी के मामलों में लगाम नहीं लग पा रही है। आलम यह है कि रोजाना ठगी के औसतन 70 से 80 मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के जुर्म में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इरशाद, शाहरुख खान और सैफ के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, 38 सिम कार्ड और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
देखिए, गुरुग्राम साइबर पुलिस सदैव तत्पर रहती है कि साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके समझा पाएं। इसके लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा किया जाता है। कुछ आंकड़े आपको मैं बताऊं तो लगभग 32,000 साइबर से संबंधित कंप्लेंट हमें वर्ष 2023 में प्राप्त हुई थी और गुरुग्राम पुलिस के तत्पर प्रयासों द्वारा 25 करोड़ से अधिक रुपयों को जो ठगी के पैसे थे उन लोगों को वापस दिलवाए गए हैं। और जहां तक बात है लोगों को अवेयर करने की, तो हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार पैदल गश्त हमारे कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मार्केट इत्यादि जगहों पे जाके लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके बताए जाते हैं। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर कॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और एक बहुत ही सराहनीय पहल जो गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा की गई है वो ये है कि जब भी कोई अपराधी यहाँ पकड़ा जाता है तो उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष में और जो अपराध किए गए हैं उनका लिंकेज भी निकाला जाता है और अन्य डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को लिखा जाता है कि हमने यह आरोपी यहाँ गुरुग्राम में पकड़ा है और इनकी आप के जिले में भी द्वारा इन्होंने वारदात करी है, तो आप भी अपने मुकदमे में इनको अरेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस होता है क्रिमिनल्स का वो टूट जाता है। देखिए, मैं इस बारे में मना नहीं करूंगा कि साइबर अपराध हो रहा है और कुछ लोग जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे लिंक इत्यादि पे क्लिक कर देते हैं या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे उनके फोन का एक्सेस किसी सुदूर बैठे व्यक्ति के पास में चला जाता है या गलती से अपना वो ओटीपी बता देते हैं। इस तरह की घटनाएं मैं मना नहीं करता कि नहीं हो रही हैं, पर जो फीडबैक के संबंध में आपने बात कही, हम बहुत ही गहनता से हर एक व्यक्ति जिसने अपनी कंप्लेंट चाहे लिखित में करी हो चाहे सिर्फ 1930 पे कॉल करा हो, उसको हमेशा वापस से फोन कर पूछा जाता है कि भाई आपने कंप्लेंट करी थी, क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं है, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा स्वयं सुनी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात बताते हैं कि भाई मैं पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, तो दूसरे अनुसंधानकर्ता को कंप्लेंट मार्क करी जाती है और वापस से उस कंप्लेंट पे अनुसंधान किया जाता है। और पूरा भरसक प्रयास यही रहता है कि जितना यथासंभव प्रयास हमसे हो सके शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। 32,000 मामलों में से देखिए कुछ कंप्लेंट तो अंडर प्रोसेस रहती हैं। लगभग 2023 में 25,000 मामलों को हमने जो 2023 में ही आए थे उनको हमने रिजॉल्व कर लिया था और कुछ मामले ऐसे थे जो अनुसंधानहीन चलते हुए 31 दिसंबर 2023 को अनुसंधानहीन थे। इसमें से कुछ मामले उसके बाद डिस्पोज हो गए हैं और क्योंकि नई कंप्लेंट्स आती रहती हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पर हमारा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स को कम से कम समय में हम डिस्पोज कर पाए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज का बहुत बड़ा एक रोल रहता है और हम लगातार इनके साथ बैठकें करते रहते हैं और उनको बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे अभी हमने रेज करी है कि कई बार क्या होता है कि अपराधी कुछ निम्न तबके के लोगों का अकाउंट खुलवा लेते हैं और उन अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बैंक से ये अनुरोध किया है कि जो उनके केवाईसी प्रोसेस है कि भाई जो वीडियो केवाईसी वगैरह इत्यादि है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे कोई फर्जी आधार कार्ड वगैरह या कोई फर्जी अपने आईडी प्रूफ वीडियो में दिखा के कोई अकाउंट ना खुलवा ले जिनका अंततः उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने बात रेस करी है। इसके अलावा हम रेगुलरली बैंक्स को नोटिस इत्यादि भेजते रहते हैं खाते ब्लॉक कराने के लिए या अकाउंट होल्ड या लीन लगाने के लिए, जो हमको पता लगता है कि ये फ्रॉड माध्यम से किसी के खाते में गया हुआ है। और यदि फिर भी अगर किसी बैंक के द्वारा उसमें बताने के बावजूद भी, समय निकलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करी जाती है तो उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से भी उस पर्टिकुलर बैंक के उच्च अधिकारियों के इसको नोटिस में लाते हैं ताकि उनको इस बारे में पता चले और बाकी सारे बैंक भी इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा सजग रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।